हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छायावाद के प्रमुख कवि और रचनाएं और उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इसमें से प्राप्त करेंगे। आपकी परीक्षा में देखा जाए तो छायावाद से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक एक पॉइंट जो भी अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके बन सकते हैं, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और इसके बाद उसमें से विस्तृत जानकारी भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कभी भी छायावाद के बारे में 2-4 बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी जो क्लास दी गई उनको भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना आपसे पूछा गया है, प्रयोग पूछा गया है। और जब से प्रयोग पूछा जाए तो आपका आंसर क्या देना है, मुकुटधर पांडे। क्या देना है, मुकुटधर पांडे। ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि छायावाद का जो समय है वो आपका क्या है। तो याद रखिए, छायावाद का समय आपके 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुलधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भैया इस युग को क्या नाम दिया है। तो याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। महावीर सातवेदी ने इसे अन्योक्ति पद्धति कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह पूछा गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहते हैं, तो किसने कहा है, तो आपके डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र भी कहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ से आपके होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, साथ में यहाँ पर देखा जाए सुमित्रानंद पंत और यहाँ पर महादेवी वर्मा। ये छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ आपके माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधार उपनाम से कविता करते थे। तो याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद कलाधार उपनाम से कविता करते थे, जो कि आपकी ब्रजभाषा में। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बचता है कि छायावाद के जो बृहति, यानी छायावाद के बृहति जो आपका कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा जो आपका है जयशंकर प्रसाद, विष्णु आपके सुमित्रानंद पंत और आपके महेश आपके सूर्यकांत त्रिपाठी नरा। ये तुलना की गई है। जब भी कभी पूछे ब्रह्मा विष्णु महेश तो याद रखना, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो छायावादी युग का प्रवर्तक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया, प्रवर्तक पूछा गया है ना। यहाँ पर पूछा गया, प्रवर्तक पूछा गया है और उसके पहले पूछा गया था छायावाद शब्द का प्रयोग पूछा जाता है तो मुकुटधर पांडे। और जब आपसे प्रवर्तक पूछा जाता है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में। उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद इसी से ढेर सारा क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो देखिए भैया, जयशंकर प्रसाद के अगर जीवन परिचय की बात करते हैं तो इनका जन्म आपके देखिए 1889 में हुआ, मृत्यु आपकी 1937 में हुई। माता पिता की बात करते हैं, इनके माता का नाम देख सकते हैं और पिता का नाम देवी प्रसाद, पिता का नाम है मुन्नी देवी, इनके माता का नाम था। इनके गुरु का नाम था मोहनी लाल। क्या नाम था, मोहनी लाल। अब यहाँ पर देखो दिया है बाल्या नाम या उपनाम। तो जयशंकर प्रसाद का बाल्या नाम या उपनाम क्या था, झारखंडी भी कहते थे और इनको कलाधर के नाम से भी जानते थे। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बनते हैं कि जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में से उर्वशी इनकी देखिए पहली रचना भी है, जो कि 1909 में आपके ईस्वी में आई। तो याद रखिए 1909 में आपकी उर्वशी, वन मिलन 1909, है ना। यहाँ पर 1909 में देखिए उर्वशी है, 1909 में ही आपका वन मिलन है और 1909 में प्रेमराज भी है। और वहीं पर अयोध्या का उद्धार ये 1910 में है। शोकोच्छ्वास ये आपके 1910 में है। वहीं पर आपका वभुवाहन ये आपके 1911 में है। तो यहाँ पर जो हम आपको हाईलाइट किए हैं उसको आपको जरूर पढ़ना है। यानी यहाँ पर देखिए आपको उर्वशी हो गया, प्रेम राज्य हो गया, अयोध्या का उद्धार हो गया, इसके बाद कानन कुसुम हो गया, प्रेम पथिक हो गया, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपका चित्रधार हो जाएगा, इसके बाद झरना जो कि बहुत बार पूछा गया है, आंसू हो गया और इसके बाद लहर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बचती है आपकी कौन, कामायनी, है ना, जो कि 1935 में कामायनी खड़ी बोली में आपको लिखी गई है। कामायनी जो आपकी किस भाषा में है, तो आपकी खड़ी बोली में है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो पॉइंट आपके बनते हैं डायरेक्ट क्या बनते हैं कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक, जो कि सन 1906 ईस्वी में भारतीय पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो भैया इस पत्रिका कविता का नाम है सावन पंचक नाम है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन है। तो याद रखना है जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात। क्या नाम है? प्रथम प्रभात है, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, झरना से संकलित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना जो आपकी है ना, पुस्तक का रचना जो आपकी है उर्वशी है, और ये उर्वशी चंपू काव्य में है। कैसी है? चंपू काव्य है। चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य में मिश्रित है जो आपकी उर्वशी है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह पूछे। याद रखना है खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह पूछे तो आपको कानन कुसुम देना है। क्या देना है? कानन कुसुम आपको बताना है। ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित झरना जो आपकी एक रचना है झरना, ये छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद की जो आपकी रचना है झरना, इसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। जो आपकी झरना है इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कृत जो आपके आंसू है, ये आपके देख सकते हैं 133 छंदों का विरह प्रधान काव्य स्मृति है। यानी यहाँ पर आंसू जो आपका है इसमें छंद कितने? 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य, इसमें विरह के बारे में बताया गया है और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जो आंसू है इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के कृत जो चित्रधार है इनकी ब्रज में रचित आपकी क्या है भैया? ये संकलित आपकी है, यानी ब्रजभाषा में चित्रधार है। प्रसाद जी की देखा जाए तो प्रेम प्रतीक जो आपकी है प्रथमा ब्रजभाषा में 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद आपके 1914 में यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर देखिए आपके थोड़े से पॉइंट और बचते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो सर इसमें आपके 15 सर्ग हैं और अंगी रस जो आपका है इसमें शांत रस को ज़्यादा दर्शाया गया, यानी इसका जो प्रधान रस है वो आपका कौन है? शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगर आपसे बात करें कि कामायनी में दर्शन क्या है, तो दर्शन आपका है समरसतावाद आनंदवाद है। वहीं पर मुख्य पात्र की बात करते हैं तो आपके जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है इसमें आपके पात्र में मनु, श्रद्धा, ईडा और कुमार, ये 4 महत्वपूर्ण आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कामायनी में जो आपका मुख्य छंद है वो आपका ताटंच क्या है? ताटंक छंद आपका इसमें है। अब सर जी कामायनी में देखा जाए तो जो 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग में पहला सर्ग आपका चिंता से स्टार्ट होता है, चिंता से स्टार्ट होता है, और लास्ट जो आपका होता है वो आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। बाकी आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, ये आपके हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर जो आपकी प्रतीक हैं, प्रतीक में पात्र पूछा जाता है, यानी मन जो आपका है मन से हो जाएगा मनु, मन से मनु, श्रद्धा है ना, हृदय और श्रद्धा। देखिए यहाँ भी आपका ह में लगा हुआ है और दा में लगा है, यानी हृदय श्रद्धा, हृदय श्रद्धा। बुद्धि, बुद्धि कह रहे ईडा, बुद्धि ईडा, और मानव जो आपका है कुमार। यानी ये प्रतीक आपसे पूछा जाएगा कि मनु जो प्रतीक है वो आपका मन का है, श्रद्धा आपके हृदय का है, ईडा बुद्धि का है, और कुमार जो आपका है मानव का। ये सब कामायनी के क्या है? पात्र हैं, और ये इसकी प्रतीक आपके हो जाएंगे। तो 2 पॉइंट आपके और बच जाते हैं कि आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने, किसने? आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, याद रखना है कि जो कामायनी है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। तो सर जी इनसे रिलेटेड आपने ढेर सारे पॉइंट पढ़े। अब आप देखिए ढेर सारे क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। थोड़ा बोरिंग आपको लगा होगा पढ़ने में, क्योंकि आप लोगों में से जो कह सकते हैं थ्योरी पढ़ना आप लोगों के लिए क्या लगता है? कठिन लगता है, काल लगता है, यानी जहर लगता है, लेकिन इसी जहर से निकल कर आएगा भी आपको अमृत। तो देखिए छायावादी की पहली रचना मानी जाती है। तो चलिए बताइएगा, अभी आपको बताया गया है, पूरी जानकारी भी दी गई है कि सर छायावादी की जो पहली रचना है वो आपकी कौन सी है? कमेंट करिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, झरना। याद रखना है छायावादी की जो पहली रचना आपकी है वो आपकी कौन सी है? झरना है। याद रखना है कौन है यहाँ पर? झरना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये आपके 1918 में, कब है? तो आपके 1918 में ये आपकी प्रकाशित हुई थी, याद रखना है, ठीक है ना। और ये छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। बताया था ना कि झरना को प्रथम प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखना है। क्लियर हो गया है पॉइंट? कामायनी में आपके 15 सर्ग आपके होते हैं, चिंता से स्टार्ट होता है, और इसके बाद आपके किससे? तो आपके आनंद से यहाँ पर एंड होता है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो साथ ही यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है।
तो याद रखना ये पाई जाती है आपकी छायावाद में। ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, बी नंबर, छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति जो आपकी इनमें से कौन है। तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख प्रवृत्ति जो साहित्यिक प्रवृत्ति है वो आपकी छायावाद होती है। क्या होती है, छायावाद होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आधुनिक काल का तीसरा उत्थान में जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो आपकी छायावाद। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा आपकी है क्या, बताइएगा। अभी आपको बताया था, हमने कहा एक एक पॉइंट जो हमने आपको बताया है ना, जितना हाईलाइट था वो सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यहाँ पर बताना है। और साथ में हमने कहा भी है कि आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको हमारे ऐप में आपको जुड़ना पड़ेगा। ऐप में हिंदी साहित्य का कोर्स आपका है जो कि मात्र 99 रुपये में आपका कोर्स दिया गया है। उसमें आपको कंप्लीट आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य भी आपको मिलेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी आपको दी गई है ना, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलेगी, और आपको कुछ जो आपके लेक्चर भी आपको हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इतनी सारी सुविधा है, यूट्यूब में कोई नहीं देगा, हम आपको मात्र 99 रुपये में दे रहे हैं। उसकी क्वालिटी और कंटेंट आप देखेंगे तो यूट्यूब की जब तुलना करेंगे ना, तो हर एक चैनल में जितने भी अपने आप को लगाते होंगे सब की पीडीएफ आपको कमज़ोर ही लगेगी, और हमारी पीडीएफ मात्र 99 में है ना। ऐप में जाएंगे, वहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ पड़ी हुई हैं, उन डेमो पीडीएफ को देखिएगा, और इसके बाद हमारे कंटेंट तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया है जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। देखो जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, तो अभी आपको बताई गई थी जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, तो खड़ी बोली है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, डी नंबर हो जाएगा सर, खड़ी बोली इसका आंसर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसे कहा है। चलिए, यानी कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो कहा है वो किसने कहा है, बताया गया था कि सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिएगा, सोचिए विचारिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कि कामायनी को छायावाद का कवि जो कहा है वो किसने कहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका हो जाए क्या, तो आपके ये हो जाएंगे कवि है आपके कौन है, ये आपके कवि कौन है भैया, जल्दी से कमेंट करिएगा। शांति प्रिय द्विवेदी, याद रखना है जो आपके शांत प्रिय द्विवेदी हैं, शांत प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो याद रखना है शांत प्रिय द्विवेदी, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, तो सर ये कहा है आपके नामवर सिंह ने कहा है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नामवर सिंह इसका आंसर आपका हो जाएगा, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो देखो अभी आपको बताया गया था कि कामायनी में श्रद्धा जो प्रतीक है वो किसका है, दिमाग लगाइए, श्रद्धा और हमने क्या कहा था, हृदय, श्रद्धा हृदय, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। श्रद्धा जो आपका प्रतीक है वो किसका है, तो आपके हृदय का प्रतीक हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा था मन से होता है मन, है ना, यानी कि मन जो आपका है वो आपका प्रतीक, यानी मन जो आपका है, मन जो आपका मन का प्रतीक आपका है। श्रद्धा जो आपका था वो आपका हृदय का हो गया। सही, यहाँ पर एक होता है बुद्धि का, तो बुद्धि का आपका होता है ईडा, क्या होता है, ईडा होता है। तो ईडा जो आपका है, ईडा ये सजी बुद्धि का प्रतीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना है, ये पॉइंट आपसे बनते हैं। बाकी याद ना रहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। अभी आपको हर एक लेखक मिलेंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है, अभी आपको सब चीज़ें मिलेंगे, पूरा छायावाद इसे में आपको निपटाना है। देखो जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, तो ये जो आपकी है प्रेम पथिक है। कौन है सर, यहाँ पर जो प्रेम पथिक जिसका ऑप्शन है प्रेम पथिक है, वो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है प्रेम पथिक इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट करिएगा और स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा ये, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा भी आपको और बार। और ये सर जी आपकी 1914 में प्रकाशित हुई थी। कब, 1914 में यहाँ पर प्रकाशित हुई थी, इसे याद रखना है। सर आंसू की अगर पूछे तो आंसू जो आपकी है 1925 में प्रकाशित हुई थी। कब, 1925 में प्रकाशित हुई थी, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, झरना के, देखो हमने बताया था झरना के बारे में कि झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया था। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, झरना को कहा जाता है। क्लियर हो गया है। आंसू की बात करते हैं तो आंसू में याद रखना 133 छंदों का विरह मिलेगा, है ना, हमने बताया था ना 133 छंदों का विरह मिलता है, वो आपके आंसू मिलता है। ढेर सारे पॉइंट आपके पढ़ाए गए हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की नहीं है।
तो कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है सर जी, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, कामायनी। तो यहाँ पर अब तो आप लोग जवाब दे ही सकते हैं। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दीप शिखा हो जाएगा, जो कि महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। सर ये अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं आपकी थी? देखो अभी हमने बताया आंसू में 133 थी, किसमें? आंसू में 133 थी, लेकिन झरना में जो प्रकाशित थी वो आपकी 24 थी। याद रखना है, ये आपके टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झरना में कितनी कविताएं थी, तो आपकी कितनी? 24 थी। और आंसू में जो आपकी थी वो आपकी 133 थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से छायावादी कवि आपकी कौन नहीं है? तो सर जी छायावाद जब पढ़ रहे हैं तो छायावाद की कवियों की जानकारी आपको होना चाहिए। यानी छायावाद के काव्य संकलन में यहाँ पर देखा जाए भैया छायावादी कवि आपके कौन नहीं हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रन पंत है, जयशंकर प्रसाद हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ आपको दिखे हैं। लेकिन यहाँ पर शिवदान सिंह जो आपके चौहान, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, ये छायावाद के नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें छायावाद के प्रमुख कवि हैं, इनको पढ़ लीजिएगा कि सर जी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रन पंत हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, बाबू गुलाब राय, नंदुलारे वाजपेयी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। अब आप कहोगे सर जी ये द्विवेदी कहाँ आ गए? तो देखो यहाँ पर नीचे एक नोट भी दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी व छायावादी दोनों में ही साहित्यिक सृजन किया है। तो याद रखना है यहाँ से अगर हम बोलें कि 4 प्रमुख स्तंभ को तो जानते हैं, लेकिन इसके बाद जब भी कभी ऑप्शन के अनुसार आपको सही करा रहा हो तो ये पॉइंट आपको इसलिए दिया गया है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, बाबू गुलाब राय हैं, इन्होंने द्विवेदी युग के साथ साथ छायावादी युग दोनों में ही साहित्यिक सृजन किया है। इस बात को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी वैसे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज करने के लिए नहीं देगा, और जब भी कन्फ्यूज करता है तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की नहीं है, ये बताना है। सर जी महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो महादेवी वर्मा की देखो यामा है, आपकी दीप शिखा है, दीप शिखा है, और आपकी निर्जा है। लेकिन आंगन के पार द्वार तो आपके है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी अब आपका महादेवी वर्मा आए हैं तो इनको थोड़े से इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। महादेवी वर्मा की अगर बात कर लेते हैं तो सर इनका जो आपका जन्म है आपकी 1907 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। जन्म स्थान कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। मृत्यु कहाँ हुई थी? आपकी इलाहाबाद में हुई थी। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था गोविंद प्रसाद, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाने जाती हैं। सर जी यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी जो कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सर इनकी रचनाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी निहार इनकी देखिए पहली रचना आपकी 1930 में प्रकाशित हुई। रश्मि आपका है, निर्जा हो गया, सांदी गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि महादेवी वर्मा द्वारा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और संधिगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। यानी यामा में ही निहार, रश्मि, निर्जा और संधिगीतों के गीतों का संकलन इसी में आपका है। वहीं पर यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। सर जी नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि महादेवी वर्मा की कृत जो सप्तपर्णा है में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किया गया है। अभी आपने देखा था जो आपकी सप्तपर्णा है 1960 में प्रकाशित हुई थी, तो सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद इसमें संकलित किया गया है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है अध्यक्ष सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संकलन निहार, है ना, की भूमिका 1930 में आपकी लिखी थी, याद रखना है, ठीक है ना। तो निहार जो आपकी महादेवी वर्मा की कह सकते महादेवी की प्रथम ये काव्य संकलन निहार है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से आपका प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी और रहस्यवादी कवित्री आपकी हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय जो आपका है ना, सर्वाधिक प्रिय जो आपका था प्रतीक, है ना, सर्वाधिक प्रिय जो आपका प्रतीक है दीपक और बादल था। क्या था? सर्वाधिक प्रिय जो आपके प्रतीक थे दीपक और बादल थे। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन है। तो चलिए अब आपको गलती तो नहीं करना है,
हमने कहा सर ये जो आपका इनकी प्रथम काव्य संकलन वो आपका निहार है, और निहार जो आपको बताया था 1930 में। कब सर जी? आपके 1930 में ये निहार आपका प्रकाशित हुआ था, याद रखना है निहार, है ना। और देखा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने यहाँ पर देखा जाए तो महादेव वर्मा की जो प्रथम काव्य संकलन निहार है ना, इसकी भूमिका 1930 में यहाँ पर लिखा था, है ना। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी रचना तो आप जानते हैं सर, यहाँ पर रश्मि है, नीरजा है ना, और साथ में सांध्य गीत भी आपकी है ना। यामा आपकी 1940 में आपकी प्रकाशित हुई थी, 1940 में हुई थी। वहीं पर देखा जाए तो आपकी दीपशिखा सजी आपकी 42 में, 1942 में, और सजी रश्मि जो आपकी है रश्मि ये आपकी 1932 में आपकी रही है। तो ये भी आपकी क्रम पूछ लेता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपसे कह रहा है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो आपका सजी दिया गया है वो आपका किसका है, ये कथन पूछा गया है। तो दुखों में देखा जाए तो सर ये दुखों में आपके नाम आता है आपकी किसका, महादेव वर्मा का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा महादेव वर्मा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा कहता है यहाँ पर महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक इनमें से कौन है। कला और बूढ़ा चांद के जो आपके लेखक हैं इनमें से वो आपके कौन हो जाएंगे। तो सर जी याद रखना है सुमित्रन पंत, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक आपके सुमित्रन पंत, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है सुमित्रन पंत से बहुत ढेर सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों इनको बिल्कुल सीरियस होकर आपको ध्यान देना है। याद रखना है प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी इनको जानते हैं, क्या प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं। याद रखना है इनका जन्म 19 ईस्वी में, 1970 में मृत्यु हुई थी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी, जो कि आपके अल्मोड़ा जिला में आपका हुआ था, ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए मृत्यु सर इलाहाबाद में हुई है, और इनकी बाल्यावस्था का नाम था गुसाई दत्त। क्या नाम था सर, गुसाई दत्त था। वहीं पर प्रथम कविता पूछे, क्या प्रथम कविता पूछे तो गिरजे का घंटा, ये प्रथम कविता है, याद रखना है। अभी और इनसे रिलेटेड आपको पॉइंट मिलेगा कि सर जी यहाँ पर पंत जी की पहली जो कविता थी वो आपकी गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो सुमित्रानंद पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला छायावादी है जिसमें आपका दिया है उच्छावास, देख सकते हैं ये पहली रचना उच्छावास जो आपकी है ये 1920 में इनकी पहली रचना आपकी है। याद रखिए नीचे लिखा देखो दिया गया है यहाँ पर सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी जो आपकी कविता है वो छायावादी रचना है वो उच्छावास, याद रखना है। तो 1920 में उच्छावास आई थी। वहीं पर आपकी 1920 में आपकी ग्रंथि, आपसे पूछेगा ग्रंथ किसकी रचना है, तो आपकी पंत की रचना है। वहीं पर वीणा आपकी देखो 1927 में, पल्लव आपकी 28 में, गुंजन आपकी 1932 में। इसके बाद प्रगतिवादी में यहाँ पर युगांत है, युगवाणी है और ग्राम्य हो जाएगा। आपके अंशज चेतनावादी में स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और युगपथ इनके हैं। अब अगला है नमवतावादी में देखिए उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, है ना, और ये आपके हो जाएंगे अतिमा, चिदम्बरा, लोकायतन, ठीक है। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है उच्छावास है, इसके बाद आपका ग्रंथि भी इन्हीं की आपकी रचना है। अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिया गया है सुमित्रानंद पंत की प्रथम जो छायावादी, सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना जो आपकी है उच्छावास आपकी है, और अंतिम छायावादी जो आपकी रचना है वो आपकी गुंजन है। क्या है, गुंजन इनकी अंतिम रचना है। तो याद रखिए पहली रचना उच्छावास और अंतिम रचना गुंजन। लेकिन अभी हमने आपको बताया कविता पूछे कि सर इनकी पहली कविता क्या है, तो पहली कविता याद रखना गिरजे का घंटा है। क्लियर हो गया ना। पहली रचना पूछे तो उच्छावास, और वहीं पर अगर कविता पूछे तो आपको गिरजे का घंटा देना है, ये ना। और अंतिम जो आपकी है गुंजन है, यहीं पर आपको दोनों एक साथ दी गई हैं। उच्छावास पहली है रचना और अंतिम गुंजन है ना। और यहाँ पर गिरजे का घंटा इनकी क्या है भैया, तो इनकी जो आपकी है प्रथम कविता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा। ये समझो जितना हमने हाईलाइट किया है सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमने टेस्ट पेपर आपको सॉल्व कराया है वहाँ से क्वेश्चन सब मिले हैं। सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। याद रखना है जो सुमित्रानंद पंत थे उन्होंने लोकायतन नामक जो महाकाव्य है वो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन जो आपका चिदम्बरा है, तो चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यहाँ पर मिला था चिदम्बरा के लिए। बात क्लियर आ गई। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और बचे हैं जिनको पढ़ लीजिएगा कि सुमित्रानंद पंत जो आपके हैं इनके द्वारा कृत जो आपकी पल्लव की भूमिका है ना, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी पल्लव जो आपका है तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा गया है। पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किसे, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, याद रखना है। आइएगा आप टेस्ट पेपर में आते हैं कि पंत की पहली रचना आपकी है कौन। चलिए फटाफट बताना शुरू कर दीजिएगा कि सर पंत की जो आपकी पहली रचना थी वो आपकी इनमें से कौन थी।
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखो पहली रचना पूछा गया है पंथ की पहली रचना पूछा गया है, तो भैया यहाँ पर ऐसा कोई तो ऑप्शन आपसे दिया नहीं गया है कि पहली रचना आपका उच्छावास दिया है। वैसे हमने कहा है कि सुमित्रानंद पंत की पहली रचना जो आपकी है ना, छायावादी रचना उच्छावास थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब अब फोकस किस पर हो रहा है, गिरजे का घंटा, जबकि है क्या गिरजा, ये पहली कविता है। तो याद रखना है आपको, ये दिमाग में बैठा लेना है। आयोग कुछ अगर पूछ सकता है, ये आयोग से ही क्वेश्चन लिया है, आपके टीजीटी से ही क्वेश्चन लिया है हमने, तो वहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन थे, लेकिन आपको अब जानकारी हो गई है सर गिरजे का जो घंटा है ये इनकी पहली कविता है। क्या है सर, ये इनकी पहली क्या है सर, ये कविता है। पहली क्या है ये सर, आपकी कविता है। वहीं पर पहली रचना अब आपसे पूछा जाता है तो पहली रचना उच्छावास थी। क्या थी, तो पहली रचना जो आपकी थी वो सर उच्छावास थी, याद रखना है ना। और अंतिम रचना कौन थी, तो अंतिम रचना गुंजन थी, अंतिम रचना गुंजन थी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य इनमें कौन थे। यानी अरविंद दर्शन से प्रभावित आपसे थे, तो अरविंद दर्शन से सुमित्रानंद पंत थे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। अगला देखो आपसे दिया गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहते हैं वो किसको कहा जाता है, तो याद रखना ये आपके पंत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है। बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। आपने 3 लोगों को पढ़ लिया, जयशंकर प्रसाद को भी पढ़ लिया, पंत को भी पढ़ लिया, महादेव वर्मा को पढ़ लिया, अब बारी आई है किसको, निराला को पढ़ने को, और यही आपके लास्ट भी होते हैं, है ना। तो सर ये महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो याद रखना है ये आपके बच्चे हैं कौन, निराला जी। यानी आपका आंसर भी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है तो भैया निराला जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। जब भी पढ़ने का मन करे तो यही आप पढ़िएगा। हमने यूट्यूब में बहुत सर्च किया, बहुत देखा कि कहीं आपका ऐसा कंटेंट है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं कंटेंट आपको नहीं मिला होगा, है ना। तो भैया आपको इसी वीडियो में सब कुछ उद्धार हो जाना है। यहाँ पर देखो दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय में। सबसे पहले 1899 में इनका जन्म हुआ, 1961 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म स्थान आपका है महिषादल आपका है, जो मेदिनीपुर में पड़ता है। मृत्यु इलाहाबाद में आपकी हुई। सर जी पिता का नाम था राम साहे त्रिपाठी, पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, और पुत्री का नाम था सरोज, है ना, पुत्री का नाम था सरोज। जब इनकी पुत्री की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनसे ही यहाँ पर ये कविता भी करते हैं ना, तो अभी ये कहानी भी आपको देखने को मिलती होगी। सरोज क्या है, इनकी पुत्री का नाम था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ जो आपकी हैं, अनामिका इनकी पहली रचना है, ठीक है। अनामिका जो आपकी है इनकी पहली रचना है। याद रखना है कि सर जो प्रथम आपका है यहाँ पर रचना, प्रथम संग्रह अनामिका जो आपके 1932 में थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अंतिम जो आपकी थी वो आपकी सांध्य कली, है ना, सांध्य काकली जो आपकी है ये अंतिम आपकी इनकी क्या थी भैया, ये आपकी रचना थी, याद रखना है। प्रथम कविता पूछता है तो जूही की कली इनकी क्या है, आपकी प्रथम कविता है जो 1916 में प्रकाशित हुई। वहीं पर अंतिम कविता जो आपकी थी वो आपकी क्या थी, अंतिम कविता थी आपकी पत्तोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ, है ना। याद रखना है ये चारों पॉइंट पूछे गए हैं। प्रथम संग्रह अनामिका, अंतिम संग्रह सांध्य काकली, और प्रथम कविता जो है जूही की कली 1916 में। अंतिम कविता पूछे तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी रचनाओं में से तो आपकी परिमल जो आपकी 1930 में, गीतिका आपकी 1936 में, तुलसीदास याद रखना 1938 में, कुकुरमुत्ता 42 में, आपकी अड़िमा जो आपकी 43 में, बेला जो आपकी 46 में, नए पत्ते 46 में, अर्चना 50 में, आराधना 53 में, गीत गुंज ये 54 में आपकी रही है ना। तो भैया ये आपकी महत्वपूर्ण इनकी आपकी रचना आपकी हो गई, है ना। और पहली और अंतिम आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निराला की कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं जो आपकी हैं, यानी इनमें जो आपकी कविताएं हैं वो आपकी कविता को भी देखना है। तो सर जी अनामिका जो आपका इसका दूसरा संस्करण 1938 में हुआ। सरोज स्मृति याद रखना, सरोज 1935 में प्रकाशित हुआ, इन्हीं की रचना है। वहीं पर राम की शक्ति पूजा आपकी 1936 में। तोड़ती पत्थर बहुत पूछा जाता है, रचना तोड़ती पत्थर किसकी है, तो निराला जी की आपकी है। और यहीं पर देखा जाए सच है ये आपकी 1935 में। वहीं पर जूही की कली, है ना, और बादल राग किसकी है, तो निराला जी की आपकी है। वहीं पर देखा जाए तो आपका पंचवटी प्रसंग भी आपकी निराला की है। बाकी और भी आपको हैं, उनको आप पढ़ दीजिएगा जानकारी के लिए। बाकी जो आपके हाईलाइट नीचे पॉइंट है वो बहुत पूछे गए हैं, देख सकते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखना है कि हिंदी में
मुक्तक छंद का प्रवर्तक जो माना जाता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। याद रखिए, मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। तो मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहा जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति कवि कहा है। ठीक है, कवित्व को हिंदी का जाति कवि जो कहा है निराला ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है ना। जैसे मनुष्य की मुक्ति होती है उसी तरह कविता का भी मुक्ति होती है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि निराला के द्वारा कृत जो आपका सरोज स्मृति है को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। याद रखना, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत जो आपका है वो सरोज स्मृति है। सरोज इनकी बेटी का नाम था, यानी पुत्री का नाम था। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का आपके देखा जाए तो आपका उपजीव ये बंगला ग्रंथ में कृतवास आपका रामायण है। तो याद रखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी है? एक महाकाव्य निराला की है। निराला की कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तो तुलसीदास जो आपका है इसमें 101 छंद हैं और ये एक आपका खंड काव्य है। ठीक है, निराला ओज और औदत्य और विद्रोह की कवि आपके हैं, यानी इनको विद्रोह का कवि कहते हैं, इनको औदात्य का कवि कहते हैं, इनको ओज कवि भी कहते हैं। निराला अंकुट एवं वयस्क श्रृंगार वृष्टि की तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में आपको देखने को मिलती है। तो ये ढेर सारे आपने पॉइंट आपने देखा। अब आपको यहाँ पर लगाना है क्या पॉइंट? आपको लगाना है, फटाफट आपको लगाना है। आपने छायावाद के बारे में कंप्लीट जानकारी का कर लिया। अब जो बच्चे हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व करना है। कुकुर मुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास की किनकी कृति है? तो याद रखिए, कुकुर मुत्ता जो आपकी 1942 में आपकी आई थी, है ना। नए पत्ते 1946 में, और वहीं पर देखा जाए जो आपकी तुलसीदास है 1938 में, है ना। ये भी पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि क्रम कभी कभी पूछ लेता है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये किसकी है? तो आपकी सुमित्रा पंत की है। अब एक बात बताइएगा, पहली अगर हम आपसे पूछे सर जी प्रथम संग्रह क्या है? तो आप कहेंगे अनामिका। अंतिम संग्रह पूछे तो आपके संध्य कालिका, है ना, संध्य काकाली। प्रथम कविता पूछे जूही की कली, और अंतिम कविता पूछे पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये आपको याद रखना है जरूर। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म पूछा जाता है। तो सर इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। मेदिनीपुर कहाँ पड़ता है? हमने बताया था ना, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर पड़ता है आपकी कहाँ पर? तो आपकी बंगाल में। ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु आपकी इलाहाबाद में हुई थी। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? इस बात को भी याद रखना है कि साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध जो हुआ है ना वो आपके निराला जी का ही हुआ है। इस बात को भी याद रखना है, निराला जी का बहुत विरोध हुआ है साहित्य क्षेत्र में। अगला देखो दिया गया, निराला की जो बादल राग कविता है इसका संबंध किससे है? तो बादल राग है तो आप कहेंगे सर प्रकृति के सौंदर्य से है, यानी राग बादल या बादल राग मिलती है प्रकृति के सौंदर्य से। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मुक्तक छंद के प्रणेता आपके कौन है? मुक्तक छंद के जो प्रणेता हैं आपके सर वो आपके कौन है? निराला हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, निराला बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? यहाँ पर देखा जाए रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविता को लक्ष्य करके कहा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि सर यहाँ पर निराला आपका आंसर सही हो जाएगा। हमने कहा था ना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहते हैं। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं ना। तो इन्होंने मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद के नाम से निराला आपका आंसर हो जाएगा। निराला की अंतिम कविता बताइएगा। चलो, हमने बताया था पहली जो आपकी थी, है ना, प्रथम संग्रह अगर पूछे अनामिका, अंतिम संग्रह संध्य काकली, प्रथम कविता पूछे जूही की कली, और अंतिम कविता पूछे तो सजी क्या बोलना है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? प्रथम संग्रह अनामिका, अंतिम संग्रह संध्य काकली, प्रथम कविता जूही की कली जो 1916 में आई थी, और अंतिम कविता आपकी है पत्रोत्कंठित जीवन पर का विष बुझा हुआ। क्लियर हो गया ना? क्लियर जरूर होगा, एक दो बार तो देख लोगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यापरक कविता इनमें से कौन है जिसमें व्यंग्य के बारे में कहा गया है? तो सर यहाँ पर देखा जाए इनमें एक कविता है जो कि आपका व्यंग परक आपकी कविता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी है कुकुर मुत्ता, ये जो आपकी है कुकुर मुत्ता है, ये व्यंग परक कविता है आपकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इनमें विरोध भी आपका हुआ था, इसलिए इनमें विरोध का कवि भी इनको कहा गया है कि इन पर सबसे ज़्यादा विरोध भी हुआ है। और अगला आपसे दिया गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा है वो सर किसने कहा है? तो यहाँ पर देखो जाए, हमने बताया था ना डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो महत्वपूर्ण आपके होते हैं। अब आपको सुपर फास्ट तरीके से रचना आपको याद करना है। कामायनी के रचयिता बताना है तो आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे। यहाँ पर दिया इनमें से किसकी रचना नीरजा है? तो सर ये नीरजा किसकी रचना है?
कमेंट करेंगे निर्जा किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी महादेव वर्मा की है, ऑप्शन आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर सी नंबर आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है, फटाफट अब आपको देना है, स्मृति की रेखाएं किसकी है, महादेव वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है, युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है, युगवाणी जो आपका है याद रखना है वो निराला जी का है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर दिया है युगवाणी है ना, युगवाणी आपके पंत का है, याद रखना युगवाणी जो आपका है पंत का है, याद रखना सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है निराला किस प्रकृति के कवि आपके हैं, तो निराला को कैसा क्रांतिकारी कवि कहा जाता है ना, क्रांतिकारी कहते हैं, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छायावाद के प्रवर्तक आपके कौन है, तो हमने कहा सर प्रवर्तक पूछता है, प्रवर्तक पूछता है तब आपको देना है जयशंकर प्रसाद देना है, और छायावाद का भैया नाम जो आपका हुआ था स्टार्टिंग में वो आपके कौन थे, मुकुटधर पांडे आपके थे, याद रखना। यहाँ पर प्रवर्तक पूछे तो जयशंकर प्रसाद देना है। सर जी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आपकी कामायनी है। क्या है सर, कामायनी है, और कौन सी भाषा में है, तो खड़ी बोली में है, याद रखना। इसमें 15 सर्ग आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि अतीत के चलचित्र रचना पूछा गया है, तो अतीत के चलचित्र जो आपकी रचना है यहाँ पर देखा जाए महादेव वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो आप कहेंगे कंकाल इंद्रजाल तितली है, लेकिन गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यामा किसकी रचना है, यामा यहाँ पर पूछा गया, यामा जो आपकी रचना है, यामा जो रचना है वो आपकी महादेव वर्मा को है, और हमने कहा था भैया यामा के लिए इनको पुरस्कार मिला था, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यामा के लिए कौन सा पुरस्कार इनको मिला था, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है सुमित्रानंद पंत की पुरस्कार मिला है, किस कृति को मिला था, सुमित्रानंद पंत को भी पुरस्कार मिला था, और ये मिला था चिदम्बरा के लिए, है ना, चिदम्बरा के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए। यहाँ पर देखिए आजाद शत्रु किसकी रचना है, तो सर जी आजाद शत्रु पूछा गया है, तो आजाद शत्रु आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपकी कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंसू किसका काव्य ग्रंथ है, आंसू आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वो किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो महादेव वर्मा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है चंपू क्या है, तो चंपू क्या होता है, यहाँ पर गद्य और पद्य का मिश्रित रूप आपका होता है, उसको चंपू कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दीप शिखा किसका प्रसिद्ध काव्य है, दीप शिखा किसका काव्य है, ये प्रसिद्ध आपसे पूछा गया है, दीप शिखा है, तो आप कहेंगे दीप शिखा आपका हो जाएगा महादेव वर्मा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन है, तो कामायनी के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि सर जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो दिया है ये आपका अंतिम आपका है, और ये क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो सर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपने आज छायावादी युग के बारे में पूरा गहनता से अध्ययन किया। आपके पास और भी बुकें होंगी, अगर अध्ययन चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बुक में आपको एक ही चीज़ आपको नहीं होगी, यानी कंप्लीट चीज़ आपकी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके पास कोई टेस्ट पेपर हो या कोई प्रीवियस ईयर हो, अगर छायावाद से रिलेटेड आपकी जो कवि हैं इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहीं से मिलेगा। अदरवाइज आपको छोटा मोटा एक आधी क्वेश्चन जो आपके होंगे हल्के फुल्के वो जरूर आपको मिल जाए, लेकिन पूरा का पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में हमने आपको दे दिया है। क्लियर है नहीं भैया? अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप ज्वाइन करिएगा। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक। वहाँ पर आपको 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में हम आपको यूट्यूब के सबसे बेस्ट कंटेंट वाली आपको हिंदी साहित्य की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी उसमें, है ना, आपके एलटी ग्रेड वाली जो आपकी टेस्ट सीरीज भी आपकी है, और साथ में देखा जाए और भी एग्जाम की उसमें टेस्ट सीरीज आपकी ऐड है। हालांकि उसमें मिक्स आपको टेस्ट सीरीज होगी, आपके एग्जाम की भी मिल जाएगी और उसमें मिल जाएगी। और इसके बाद देखा जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, स्तर बाई स्तर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको पूरी थ्योरी वाली जो आपकी है ना, जो महत्वपूर्ण पूछे ही जाते हैं वो भी पीडीएफ आपको वहीं पर आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है वो उसी में आपको मिलेगा। बाकी जो हम आपको क्लासें प्रोवाइड कराते जाते हैं वो क्लासों की पीडीएफ भी आपको उसमें ऐड होती जाती है। तो 99 रुपये बहुत कुछ नहीं है, आपके संघर्ष से ज़्यादा आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, इतना पैसा आपने कह सकते हैं लगा, इसके बाद आप इतनी दूर पेपर देने जाओगे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपके पास जब कंटेंट ही नहीं होगा तो फिर आप लोग इतनी बड़ी परीक्षा को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो भैया आप लोग
हमारे ऐप में जुड़ जाइएगा, 99 रुपये में है और अच्छे तरीके से आप लोग अपने परीक्षा को बेहतर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।